प्यारे बच्चों, हम आपके लोकतांत्रिक राजनीति में अगला पाठ संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं। इससे पहले हमने एक कानून के बारे में पढ़ा, मंडल आयोग के बारे में आपको बताया गया था कि किसने उस कानून को पारित किया, किसने लागू किया, फिर विवाद हुआ, किसने उसका निपटारा किया। तो इसी प्रकार हम इस पाठ में देश में जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार काम करती हैं उसका उदाहरण देखेंगे। तो राजनीतिक संस्थाओं की जो आवश्यकता है वो क्यों है। ठीक है, हमने पहले उदाहरण में देखा था कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। एक उदाहरण के द्वारा हमें पता चली गया है। तो किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां होती हैं। मिसाल के तौर पे सरकार पे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। जो हमारी सरकार है, सरकार का कर्तव्य होता है कि वो सभी नागरिकों को की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। नागरिक सुरक्षित किस प्रकार रहेंगे और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा किस प्रकार मिलेगी, सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और इसके लिए सरकार क्या करती है, कर इकट्ठा करती है, टैक्स लेती है, ठीक है, और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू भी करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। यानी जो गतिविधियां कराई जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो कौन सी गतिविधियां कराई जाएगी इसका फैसला कुछ व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है, कुछ संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है, और कुछ लोग इन फैसलों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, अगर कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, या जो फैसला लिया गया है वो सही है या गलत है। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। ठीक है, जैसे कोई फैसला ले लिया गया है, किसी मंत्री ने किसी चीज को लागू कर दिया है, अगर मंत्री बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, तो जो कार्य है वो चलता रहना चाहिए। तो लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं कि चाहे पद में बैठा हुआ व्यक्ति बदल जाए, लेकिन जो काम है वो चलता रहे। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। तो कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक ढंग से काम करता है जब यह संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। तो बच्चों, जो संविधान होता है, हमारा जो संविधान है, किसी भी देश का जो संविधान है, उसमें प्रत्येक संस्था, ठीक है, तो ये संस्था के क्या अधिकार होंगे और संस्था के क्या कार्य होंगे, उसके बारे में जो नियम बने हुए हैं उसका वर्णन किया होता है। तो दिए गए उदाहरण में हम इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। तो प्रधानमंत्री जो है हमारा, और प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है वो देश के बारे में फैसले लेती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। यानी जो मंत्री होते हैं वो जो फैसले लेते हैं उनको लागू करने के लिए उन्हें देश में लागू कौन करता है, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं। पिछले उदाहरण में हमने देखा उसको सचिव ने उस आदेश पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आरक्षण वाले उदाहरण में। तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। तो जो तीसरी संस्था थी हमारी न्यायपालिका, तो वह संस्था होती है जहां पे नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए हमारे न्यायालय काम में आते हैं। तो क्या आप इसी उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं और इनसे नेताओं के हाथ बंध जाते हैं। इनमें जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार ही जो नेता होते हैं उनको काम करना पड़ता है। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है।
कुछ सामान्य रूटीन होता है, इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। यानी कोई भी काम होता है उसको नियम के तहत करना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, कुछ देरी हो जाती है किसी भी कार्य में या परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। तो ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है। परंतु यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेगा तो उससे क्या होगा कि वो फैसला क्या हो सकता है, अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायनों में उपयोगी होता है। तो किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। जैसे कोई फैसला लागू किया जाता है तो उस फैसले को लागू करते करते काफ़ी देर हो जाती है, उससे संसद की काफ़ी बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, बहस होती है, जब जाके वो पारित होता है। तो उससे एक अवसर मिल जाता है कि यह फैसला कितना सही है या कितना गलत है। तो संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, मगर हम अगर अच्छा फैसला है तो झटपट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई बुरा फैसला लिया जा रहा है तो वो भी जल्दी से नहीं होगा। और इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पे जोर देती हैं। ठीक है, तो जो बुरा फैसला लेने से सरकारें बच जाती हैं। तो हमारी जो पहली संस्था है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जाना जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में आपको संसद की भूमिका याद होगी। चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं लिया था, लिहाजा आपको लग सकता है इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डाल के देखते हैं कि उसमें संसद का कोई जिक्र था या नहीं। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, भारत के राष्ट्रपति में इसका जिक्र हुआ था। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने इसे लागू किया था। तो यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पे संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। ठीक है, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी वो पहले कहाँ पेश की गई थी, संसद में उस पर चर्चा कराई गई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। मंडल आयोग ने जो सिफारिश की थी उसकी चर्चा संसद में होने से सरकार पे दबाव पड़ा था कि वो इस कार्य को करे। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। तो संसद ने ही सबसे पहले क्या किया था, उस सिफारिश को लागू करने के लिए पारित किया था। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके कल्पना करने की कोशिश कीजिए। अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी नहीं दी होती तो क्या होता? ठीक है, अगर कोई भी जो प्रस्ताव होता है वो संसद में अगर पारित नहीं हो पाता है तो वो फैसला लागू करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो संसद में किसी भी फैसले को क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा होती है, जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, संसद में लोकसभा राज्यसभा हैं, दोनों क्या होती हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती है। तो राज्य स्तर पे जो प्रतिनिधियों की सभा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे यह संसद कहलाती है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के। तो अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा हमेशा ही होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं।